Hello students, today we will be talking about priority sector lending, that is part 4 under priority sector, which the session has already been delivered from part 1 to part 3. In this lecture we will be talking about the export credit, and we will also know what the actually export means. This is about myself, and this is about the Telegram channel of the group where we study. The PDF of this video is shared in this Telegram group. आप Telegram ग्रुप में इसका PDF ले सकते हैं. अगर आपको Telegram ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप @exam zone 247 Telegram सर्च में टाइप करें. It will show directly me to you. You message me, I will add you the group, or else I will transfer the link, forward the link to you. Further, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है. अगर टेलीग्राम ग्रुप आप में है डेस्कटॉप में, मोबाइल में, व्हेन यू विल क्लिक इट, इट विल ओपन एंड एड यू इनटू ग्रुप. चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे बात करते हैं. अच्छा, 1 minute. 3-4 messages are there regarding the review of SBI PO. Actually, I am recording this video. This is 1:35 at night, 1:35 a.m. Sunday. Okay, you can see that how busy am I. को अभी रिव्यू का मुझे टाइम, हाँ बस एक चीज कह रहा हूँ, पेपर वाज रियली टफ. आई विल से पेपर वाज रियली वेरी टफ. इवन अगर आपने 65 के राउंड भी अटेम्प्ट किया है ना, 65, इवन 60 में 65 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं. 10% उसमें से अगर आप माइनस करो तो आपका 60 के राउंड आ जाएगा वो. ठीक है, मार्जिन बेस पे. तो 60-61 भी बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, यू विल बी सिलेक्टेड. ओके. फर्दर अगर मुझे टाइम मिला तो एक मैं डिटेल्ड रिव्यू उसका बना दूंगा. उससे पहले अपना प्रायोरिटी ये है कि हम प्रायोरिटी सेक्टर खत्म करें. ठीक, चलो आगे चलते हैं. व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर ऑलरेडी लेक्चर 1 में बता दिया हूँ. हिस्टोरिकल रिव्यू भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, वो भी बता दिया हूँ. कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर को शॉर्टकट में कैसे याद करना है वीडियो 1 में बताया हूँ, फिर से नहीं बताने वाला हूँ. ये कैटेगरीज कौन कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर में है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इट में आस्क दैट व्हाट कैटेगरीज आर अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर और व्हाट कैटेगरीज आर not under the priority sector. If you will be knowing that these are the categories, then only you will be able to identify the exact option and the correct answer in the examination. Further, we will talk about the target and sub-target as been discussed in part 1, though there is no need to discuss it. And the way of our study in this video will be as follows. What is the export credit, RBI instructions, and other important facts related to export credit. Now we will go on export credit. देखो, एक्सपोर्ट का मतलब सिंपल सा होता है, कंट्री के बाहर, अपने कंट्री के बाहर सामान जाना. एक्सपोर्ट का सिंपल सी बात है. ये कंट्री अगर अपनी आई है इंडिया और इधर एनी अदर कंट्री है ओ, तो यहाँ से कोई भी सामान जाएगा, दैट इज एक्सपोर्ट as in a layman terms. Okay, and it is also in fine terms also, because this is a proper definition also. ठीक है. अच्छा, ये आते हैं कि कब ये एक्सपोर्ट का क्रेडिट का स्कीम इशू किया. आरबीआई सबसे पहले एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग 1967 में इशू किया था. ठीक है. दिस स्कीम इज इंटेंडेड टू मेक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अवेलेबल एट. तो एक्सपोर्ट क्रेडिट का व्हाट इज द एम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट. एक्सपोर्ट क्रेडिट का पर्पस ये है कि इंटरनेशनली कंपेटेबल रेट्स, सो दैट वी कैन इंश्योर ए प्रॉपर गुड फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. उसके लिए इंटरनेशनली कंपेटेबल रेट पे आपको फाइनेंसिंग मिल सके, इसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट की. अच्छा, क्रेडिट का मतलब बैंक में समझ लो
क्रेडिट का मतलब होता है उधारी देना। किसी को आप क्रेडिट दे रहे हो मतलब आप उसको उधार दे रहे हो, ठीक है, लोन दे रहे हो। Priority sector guidelines for export credit. Note that the guidelines under export credit is not applicable to RRBs and local area bank। ठीक है, वैसे भी आरआरबी और लोकल एरिया बैंक का क्या होता है, इनका मेन एम क्या है, रीजनल फोकस, ठीक है, और रूरल फोकस। तो रीजनल और रूरल जो फोकस करेंगे उनके लिए एक्सपोर्ट फोकस जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। अगर लेकिन फिर भी क्या है ना, ये कॉमन बहुत लोगों को कॉमन नहीं रहता है और उनको बताना ही है कि भाई ये चीज नहीं है। तो हाँ, इवन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबी बस कोऑपरेटिव बैंक्स ये है कि ये कोऑपरेटिव्स ऑफ पीपल हैं, ठीक। एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर आर अलाउड। मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट दे रहे हैं, अगर वो एग्री के लिए दे रहे हैं तो वो एग्री में क्लासिफाइड होगा उस जीएल हेड में, और एमएसएमई के लिए दे रहे हैं तो वो एमएसएमई के जीएल हेड में क्लासिफाई होगा। आप लोग जीएल हेड तो जानते ही होंगे अगर बैंकिंग में काम किया है तो। जीएल हेड हेड का मतलब है कि एक सेपरेट कोड असाइन किया जाता है। जैसे एसएचजी है, इसके लिए कोई कोड असाइन कर दिया, मान लो 9506, तो अब कोई भी एसएचजी से रिलेटेड लोन है तो वो 9506 हेड में काउंट होगा, ठीक है। जो लोग फिनाकल में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि कोड कहाँ पे डालते हैं, एमआईएस कोड में उसका पर डिटेल्स डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है। आपको फिनाकल में जो काम कर रहे हैं उनको एमआईएस कोड का ध्यान रखना चाहिए, इससे आपके बैंक की इज्जत बची रहेगी। इज्जत का मतलब उसका प्रायोरिटी सेक्टर अचीव रहेगा। आपका एमआईएस कोड का गलत क्लासिफिकेशन बैंक को रिस्क पे इसलिए डाल देगा क्योंकि जिस लोन पे बैंक को रीफाइनेंसिंग मिलती है, प्रियोरिटी सेक्टर पे मोस्ट ऑफ पे रीफाइनेंसिंग नाबार्ड से मिलती है, मतलब 2 3 या 4% पे उसको 100% लोन मिल जाता है नाबार्ड से। वो फिर उसको कमर्शियली बांट दे या प्रियोरिटी सेक्टर में बांट दे, बैंक की मर्जी है, ठीक। तो उस पे बैंक अपना प्रॉफिट कमा सकता है। क्लियर। Export credit other than agriculture and MSME, as because agri and MSME will be classified as per agriculture guidelines discussed in part 1 of the video, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और एमएसएमई की जो गाइडलाइन है पार्ट 1 में, वही एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए भी लागू होंगी। मतलब जो भी क्वांटम है, जिस तरह की भी गाइडलाइन है क्वांटम के लिए, रिपेमेंट के लिए, तो वैसे नॉर्मल गाइडलाइन क्या है कि वो एनपीए कब होगा इसी की गाइडलाइन है, और कोई स्पेसिफिक रिपेमेंट पीरियड की एग्रीकल्चर के लिए गाइडलाइन नहीं है, ठीक। हर बैंक का अपना है, टर्म लोन का कितना रिपेमेंट होगा क्या होगा वो बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस है, इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं आता एग्जाम में, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर बैंक की अलग अलग वो पॉलिसीज होती हैं। अब यह है कि कैसे किस तरह से होगा इसका क्लासिफिकेशन। तो देखो, जो इंडियन बैंक्स हैं उनके लिए तो बात छोड़ दो, उनके लिए तो गाइडलाइन सेम है। फॉरेन बैंक्स के लिए दो कैटेगरी की गाइडलाइन आती है। फर्स्ट ये आती है जिनके पास 20 ब्रांचेस या लेस हैं, और सेकंड है 20 ब्रांचेस से प्लस हैं, 20 नहीं है इसमें, समझ रहे हो, 21 से स्टार्ट होगा ये। तो उनके लिए ये गाइडलाइन है कि डोमेस्टिक बैंक्स हो, चाहे डोमेस्टिक बैंक मतलब यहाँ का हो, होली ऑन सब्सिडरी, डब्ल्यूएस का मतलब है होली ऑन सब्सिडरी, मतलब कोई फॉरेन बैंक्स यहाँ से यहाँ पे छोटा बैंक खोला हुआ हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस खोला हो, चाहे कोई ऐसा खोला हो, ठीक है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला हो, या यूसीबीज खोला हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यूसीबीज के लिए पहले नहीं था, आपको पता होगा कि ये नई गाइडलाइन, न्यू गाइडलाइन इशू हुई है जिसके थ्रू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी अब आरबीआई के परव्यू में आ गए हैं, तो इन पे ये रूल ऐसा लगाया जा रहा है। इनके लिए क्या है, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ एनबीसी और सीओएबीसी, ठीक है। जैसे कि इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या क्या मतलब है, चलो ये 22 ईयर चल रहा है ना, 31/3/2021 को मान लो इनका 500 करोड़ का
एक्सपोर्ट क्रेडिट था किसी बैंक का, ठीक है। अब क्या है, 2% हो गया इसका 10 करोड़, मतलब इस साल इसको इंक्रीमेंटल 10 करोड़ देना ही है, ठीक है। बस, इसमें और कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड एबव, उनके लिए भी यही गाइडलाइन है, 2% का। फॉरेन बैंक विच लेस देन 20 ब्रांचेस, वो क्या है, वो एक्सपोर्ट को 32% तक दे सकते हैं। मतलब अगर 100 करोड़ था उनका आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के मार्च के क्लोजिंग में, ठीक है, तो ये इस बार 32 करोड़ का केवल और केवल वो दे सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने 32 करोड़ का वो दे दिया लोन, तो इनको प्रियोरिटी सेक्टर के लिए केवल 8% ही और बचता है, 40% ऑफ एएनबीसी आपने जो पढ़ा था उसमें, ठीक है। विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू ए सैंक्शन लिमिट ऑफ 40-40 करोड़ पर बार ओवर। मतलब इस तरह की क्रेडिट लिमिट में म- एक बार ओवर को 40 करोड़ से 40 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं देना है। अच्छा, ये गाइडलाइन क्यों इशू की गई 40 करोड़ से? सो दैट मैक्सिमम लोगों को क्रेडिट मिल सके, क्रेडिट कंसंट्रेशन ना हो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इंक्रीमेंटल? तो ये अभी बता दिया इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है। इंक्रीमेंटल मतलब मार्च की क्लोजिंग में आपका जितना एक्सपोजर है, मान लो 500 करोड़ है, तो उसका 2% कितना हो गया, 10 करोड़, तो 10 करोड़ आपको देना है। अब ये मान लो कि आपका यही जो है 500 करोड़ की जगह 2500 करोड़ होता, ठीक है, तो ये 50 करोड़ हो जाता। लेकिन आप 50 करोड़ दे तो सकते हो, मिनिमम इतना देना है, लेकिन किसी एक सिंगल बारोवर को 40 करोड़ नहीं दे देना है, उससे कम ही रखना है आपको, ठीक है। व्हाट इज डब्ल्यू ओ एस ऑफ फॉरेन बैंक? मतलब ऐसा कोई फॉरेन बैंक जिसने कोई ऐसा यहाँ पे बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट किया है जिसमें 100% शेयर फॉरेन का है। 100% होली ऑन सब्सिडरी वो होती है, ठीक है। मतलब फुल एंड फुल उसी के सब्सिडरी है ये। अब कैटेगरीज अंदर एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या है? रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट हो सकता है, और एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फॉरेन करेंसी। मतलब ये कि चलो, अगर कोई एक्सपोर्टर कोई आइटम भेज रहा है बाहर, ठीक है, तो ये बताओ उसको यहाँ पर लेबर को काम कराने के लिए पैसा चाहिए, सामान को पोर्ट तक ले जाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, सामान को फिनिशिंग में पैसा चाहिए, तो वो एक्सपोर्ट क्रेडिट है। क्योंकि सब चीजें जो लग रही हैं वो उस प्रोसेस में लग रही हैं जिससे कि चीजें एक्सपोर्ट होंगी, उसको कहते हैं रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, अगर उसने रूपी में लिया तो। अब चलो, मान लो ये जिस बोर्ड जिस शिप से ये भेज रहा है, ठीक है, बोर्ड तो नहीं कह सकते, शिप से ही जाता है सामान, जिस शिप से ये सामान भेज रहा है वो शिप है यूएसए का। तो ये बताओ, यूएसए वाला रुपया लेगा क्या इसको? नहीं लेगा ना। उसको क्या चाहिए? डॉलर। उसे रुपया नहीं चाहिए। तो अब क्या है, ये बैंक से बोलेगा ये वाला एक्सपोर्टर कि भाई मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर में लोन चाहिए, तो बैंक इसको लोन दे देगा। उसमें एडवांस पेमेंट भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है बैंक, किस तरह से भी, ताकि सो दैट ये फ्रेट का पेमेंट कर सके, ठीक है, फ्रेट का पेमेंट कर सके। तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। ऐसा नहीं है कि केवल फ्रेट का पेमेंट ही करोगे, आप किसी भी चीज के लिए, ठीक है, या हो सकता है वहां पर ऑफिस खोलना हो, आपको ऑफिस में सप्लाई देनी हो, अपने ही ऑफिस में कोई नया शोरूम खोला हो, वहां भी जरूरत हो डॉलर की, तो वहां भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट जो फॉरेन करेंसी में है वो केवल एडवांस पेमेंट में मिलेगी या फ्रेट के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। चलो, एक्सपोर्ट क्रेडिट इन इंडियन रुपीज किस किस चीज के लिए लेते? प्री शिपमेंट। प्री शिपमेंट मतलब सामान बन रहा है, पैक हो रहा है, मतलब शिप पे नहीं गया है, उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट। उसमें भी आप रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट ले। पोस्ट शिपमेंट भी रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट मतलब चला गया, लेकिन अभी आपको माल का पैसा चुकाना है, माल आपने दे दिया, क्रेडिट पे लिया था, लेकिन अगर जिससे सप्लाई लिया था उसको चाहिए,
ठीक है, या यहीं पर इन्हीं किसी को सैलरी देना हो, जिस शिप से जा रहा है, आपका स्टाफ जा रहा है, आपको जरूरत है, या कोई ऐसी चीज जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है, उसके लिए चाहिए हो, तो आप ये पोस्ट शिपमेंट भी ले सकते हो। शिपमेंट हो गया, या कुछ पार्ट का शिपमेंट हो गया है, कुछ पार्ट का बाकी है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। पार्शियल पेमेंट अलाउड हो सकता है। डीम्ड एक्सपोर्ट, प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब इंडिया का इंडिया में ही, ठीक है, ये बंदा एक्सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये किसी और को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी बंदा पार्टी इंडिया में ही है, लेकिन अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन या जो होगा वो एक्सपोर्ट बाहर ही होगा उससे। अच्छा, बाहर का छोड़ो, अल्टीमेटली अगर इससे कोई फॉरेन एक्सचेंज आता है बाहर से ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो उसको आप बोल सकते हो डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक। इसका, चलो, ये इंटरेस्ट ऑन रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। अब ये देखेंगे कि जो रुपये का एक्सपोर्ट क्रेडिट हमें मिलता है उस पे कितना ब्याज लगता है, बैंक कितना ब्याज लेता है इससे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, अगर उसका एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए जो टर्म्स हैं, ठीक है, 270 डेज, ठीक है, वैसे तो 6 मंथ्स है, 6 मंथ है, एक्सेप्शनल केसेस में 9 मंथ्स है। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डेज मिल जाएगा। उतने डेज के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर अगर पेमेंट आ जाता है बैंक अकाउंट में एक्सपोर्ट के बाद, तो उससे आप अपने उधारी चुका लीजिए, बैंक अपना रियलाइज कर लेगा डेट का, डेट रियलाइजेशन, ठीक है, इसको क्या, डेट रियलाइजेशन, डेट को रियलाइज कर लेगा, मतलब जो एक्सपोर्ट से पैसा आया हुआ है उसको अपने खाते में डाल के उसको बैलेंस जीरो नेटिंग कर लेगा, ठीक। लेकिन उसके लिए कोई उसको पीनल इंटरेस्ट नहीं देना होगा तब तक जब तक कि, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद से आता है या नहीं आता, तब वो डिस्काउंटेड रेट नहीं पाएगा। डिस्काउंटेड मतलब एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव देती है, इंटरेस्ट में छूट देती है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आपका रियलाइजेशन होता है तो ना तो इंटरेस्ट में छूट मिलती है और किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक लिस्ट हो गए या गवर्नमेंट काम काम करने देगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डिस्काउंट से आप बच, मतलब डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा, आप चूक जाओगे उससे, ठीक है। यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ सच डिस्काउंट्स अवेलेबल फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट इन द कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर्स किस चीज के लिए ले सकते हैं, कस्टमर के लिए ले सकते हैं, सर्विसिंग के लिए, कस्टमर को उधर मैनेज करना है कहीं फॉरेन में, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिलीवरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि डिलीवरी और रिपोर्टिंग का जो है उसके लिए कोई मीडिएटर है या कोई आपको असिस्ट कर रहा है तो उसको आप कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट क्रेडिट। क्या है, प्री शिपमेंट या पैकिंग क्रेडिट इसको बोलते हैं, क्या है, एनी एडवांस ग्रांटेड एनी अदर प्रोवाइडेड बाय अ बैंक, ठीक है, either advance or any other credit provided by bank to an exporter financing, या परचेज कर सकता है प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी बताया कि शिपमेंट से पहले जो भी आप क्रेडिट लेते हो बैंक से एक्सपोर्ट के नाम पे, कि वो गुड्स एक्सपोर्ट होगी, उसको कहते हैं प्री क्रेडिट या पैकिंग क्रेडिट, कि माल अभी पैक हो रहा है, गया नहीं है। पैक होने का मतलब ये नहीं है कि उस पे कुछ डिब्बा चढ़ाया जा रहा है या ऐसा कुछ है। पैक का मतलब यह है कि सामान इज, जो थिंग्स आर गुड्स आर अंडर प्रोसेसिंग, ठीक है, वी विल डिलीवर इट। हाउ वी विल शो अबाउट हाउ द मैकेनिज्म गोज अंडर दिस स्कीम्स। 10 ईयर ऑफ सच एडवांसेस सैंक्शन बाय बैंक, मतलब कितने दिन के लिए ये एडवांसेस सैंक्शन होते हैं। अच्छा देखो, ये जो 10 ईयर है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। स्पेशली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो श्योर पूछ लेगा, क्योंकि उसने पूरा कमीशन बेस्ड ही ज्यादा चीजें वो फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फॉर ए पीरियड ऑफ
for a period for which a banking credit advance may be given by a bank will depend upon the circumstances of individual case such as time required for procuring, ठीक है, सामान खरीदने में टाइम लग रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोसेसिंग में, उन सब के टाइम के लिए आप एक क्रेडिट ले सकते हो। दूसरा, अगर प्री शिपमेंट एडवांस आर नॉट एडजस्टेड विद इन 360 डेज, ठीक है। चलो, 360 डेज क्या है, अभी ऊपर हमने पढ़ा ना 270 डेज का है, ठीक है। लेकिन ये 270 डेज क्या है ना कि डिस्काउंटेड रेट नहीं है। और प्रेस्क्राइब्ड रेट क्या है, प्रेस्क्राइब्ड रेट मतलब कि एक अपर कैप होता है इंटरेस्ट का, कि आप डिस्काउंटेड रेट दे रहे हो, वो बैंक के ऊपर होता है, ठीक। तो 360 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, ठीक है, जिस दिन लोन हुआ उसके 1 ईयर के अंदर। अच्छा, ये 360 हमेशा बहुत बार आएगा बैंकिंग में, ये समझो। बैंकिंग का एक चीज और टर्म से बता देता हूँ। बैंकिंग के टर्म में जनरल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के टर्म्स में 1 मंथ को 30 डेज का माना जाता है और हर एक मंथ इक्वल टू 30 डेज माना जाता है एवरेज बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि जुलाई अगर 31 की है तो 30 कोई फॉरेक्स में जुलाई खत्म, नहीं, डेट वैसे चलेगा। बट ईयर कैलकुलेट करने के लिए 360 ही लेते हैं, ठीक। 12 into 30। फर्दर क्या है, आरबीआई वुड प्रोवाइड रिफाइनेंस ओनली फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग, देखो अभी कहा था ना उधर 180 डेज, 6 मंथ्स। 180 डेज के अंदर अगर आया तो आपको जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी, डिस्काउंट की, रिफाइनेंस की, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक लिस्ट हो गए, बट वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बहुत दिन तक आपका फॉरेक्स आया नहीं। आपने अगर फॉरेक्स में क्रेडिट लिया था उतने दिन तक वो पैसे ब्लॉक रहे, तो कितने दिन तक उस पर इंटरेस्ट देगा या फ्लक्चुएशन बियर करेगा मार्केट, उसके अगेंस्ट तो हेजिंग करनी पड़ती है। रियलाइजेशन ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड अंडर पैकिंग क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट के अंदर जो एडवांस ग्रांट किए हैं उसके लिए कुछ भी आपको नहीं याद रखना, बाकी सब पढ़ लेना है। रियलाइजेशन ऑफ एडवांसेस का मतलब ये है कि जो भी पैसा आएगा सबसे पहले एक्सपोर्टर का वो एडवांसेस में रियलाइज होगा। एक्सपोर्टर उस पैसे को निकाल नहीं सकता है, समझ में आया? कब तक? जब तक कि वो एडवांस रियलाइज नहीं हो जाता। अगर कैश क्रेडिट है चलो तो आया तो फिर निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर टर्म लोन है मेनली, ठीक है। जनरल प्रोसीजर क्या है, 60 लाख क्रेडिट दिया एक्सपोर्ट का, अब 60 लाख जब डिस्चार्ज होगा तभी उसको आगे उसमें से पैसा मिलेगा। मान लो उसने 80 लाख से बेचा, तो जब तक 60 लाख रियलाइज नहीं हो जाता तब तक इसको 20 लाख से ये नहीं मिलेगा, ठीक। चलो, अब आगे देखते हैं। आगे क्या, व्हाट इज पैकिंग क्रेडिट एंड इज इट एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू? अच्छा, पैकिंग क्रेडिट जो देते हैं हम, क्या वो एक्सपोर्ट वैल्यू से ज्यादा हो सकता है? मान लो पैकिंग क्रेडिट आपने 25 लाख का दिया, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट आपने 25 लाख का दिया और सामान उसने 12 ही लाख का एक्सपोर्ट किया, अब क्या होगा? अब तो उसको 12 ही लाख, 12 लाख सी रुपीज आएंगे ना। इसमें क्या है, एक्सेस में दे सकते हो कब? जबकि उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मान लो कैशू नट्स की काम कर रहा है या कोई ऑयल का, सोयाबीन का काम कर रहा है, कि बाद में ऑयल का तो एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन सोयाबीन से अभी सोयाबीन के रिंग्स बनते हैं, बड़ी बनती है, वो न्यूट्रीला जो खाते हो मार्केट में, वो सब जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इसके, वो भी सेलेबल हैं, वो सेल होंगे, उनसे पैसा आएगा। तो आप उसको एक्सेस में पैसा दे सकते हो, ठीक। पार्शियल डोमेस्टिक सेल मतलब कुछ सेल उसने यहीं पे कर दिया है एक्सपोर्ट से ज्यादा, उसका भी पैसा आ जाएगा, वहां भी दे सकते हो, ठीक है। नोट, बैंक्स हैव हाउएवर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्या ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बैंक को दी गई है कि बैंक अगर चाहे कि हमारा अच्छा एक्सपोर्ट है तो वो किसी भी केस में उसको ज्यादा कम कर सकता है, बट वो प्रूडेंशियली करना है, ठीक है। नीरव मोदी वाला केस नहीं कर देना है, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं आगे। प्री शिपमेंट क्रेडिट टू एक्सपोर्टर इज नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन लॉजमेंट ऑफ एलसी फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है।
जब एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो एलसी लॉजमेंट के अगेंस्ट देते हैं। एलसी लॉजमेंट का मतलब दूसरा बंदा एलसी भेजेगा, उसका इस बैंक के थ्रू लॉजमेंट करके वो दूसरे बैंक से कंफर्मेशन ले लेंगे कि हाँ, जैसे ही माल पहुंचेगा, बिल ऑफ एंट्री की कॉपी और ये सब बैंक इसमें सबमिट करेगा, वैसे ही हम लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जितना भी क्रेडिट है हम आपके बिल को रियलाइज करके आपको भेज देंगे। ठीक है, इसको ही ओवर, क्योंकि क्या हुआ कि कई बार बिल लॉजमेंट और इन सब में एक्सपोर्ट ऑर्डर लटक जाता मतलब फिर डिले होता था, तो बायर कहता था भाई हमने दूसरी जगह से ले लिया है, अभी आप रहने दो, मुझे माफ करो। ठीक है, इसीलिए इसने रनिंग अकाउंट फैसिलिटी आरबीआई ने चलाया है। रनिंग, हाँ, ठीक है, आरबीआई रनिंग अकाउंट फैसिलिटी क्यों चलाया है? सो दैट एक्सपोर्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है एक्सपोर्ट क्रेडिट का, वो कम हो जाए, टर्न अराउंड टाइम कम हो जाए। ठीक है, अब ये पूछ सकता है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी क्या है, तो आप बोल सकते हो ये प्री शिपमेंट क्रेडिट है। किस लिए है? सो दैट कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको हैसल फ्री और क्विक क्रेडिट मिल सके। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, हाँ, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट क्या है? ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, चलो 365 डेज लिखा है, कोई बात नहीं। पोस्ट शिपमेंट मतलब वो आइटम शिप हो गया उसके बाद आप क्रेडिट ले रहे हो। ठीक है, क्यों क्यों? अब ये कब है? नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एंड ग्रेस पीरियड इफ एनी, टोटल 365 डेज में जो युसांस बिल होता है, युसांस बिल मतलब इसमें डेट ऑफ मेच्योरिटी होता है, डे ऑफ मेच्योरिटी, कि कितने दिन बाद ये मेच्योर होगा, क्या होगा, उसके में ये मैक्सिमम 365 डेज है। उसमें क्या है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इंक्लूडेड है। ट्रांजिट पीरियड मतलब हो गया सामान वहां से लद के यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा, वो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है। अच्छा, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड और ये सब कौन डिसाइड करता है हर जगह से? वो है FEDAI। ठीक है, अब ये क्या होता है? नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड मींस एवरेज पीरियड मेच्योरिटी इन्वॉल्व इन द डेट ऑफ नेगोशिएशन परचेज डिस्काउंट बिल्स ऑफ प्रोसीड्स इनटू नास्ट्रो अकाउंट टू द बैंक कंसर्न। मतलब जैसे अभी हम हमने कोई लोन दिया, तो क्या वो हमारे पास नेफ्ट आरटीजीएस तो आता नहीं है ना, क्योंकि यूएसए से नेफ्ट आरटीजीएस थोड़ी करोगे। तो क्या है, यूएसए में जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो अकाउंट जहाँ पे हमारा है, वो वहां पर क्रेडिट जो होता है जिस दिन, उस दिन से लेते हैं। जैसे मैंने आज अपना माल शिपिंग किया और सब चीजें बात हो गई, और 300 डेज के बाद मेरे नॉस्ट्रो में क्रेडिट आया, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इसमें नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इंक्लूडेड है। अगर 4 दिन बाद क्रेडिट आ गया तो हमारा ट्रांजिट पीरियड कितना रहा? 4 डेज रहा। 5 डेज के बाद हमारे नॉस्ट्रो में क्रेडिट आ गया तो वो 5 डेज रहा। ठीक, इन केस ऑफ यूसांस बिल विच इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। अच्छा, ओवर ड्यू बिल क्या है? ओवर ड्यू बिल, इधर पॉइंट दिया क्या? हाँ, ओवर ड्यू बिल ये इधर है। ठीक है, ओवर ड्यू बिल का मतलब होता है कि अगर डिमांड बिल है, डिमांड बिल मतलब जैसे ही आए आपको पेमेंट कर देना है। एलसी मान लो, साइट एलसी अगर है तो वो एक तरह से डिमांड बिल ही है। तो अगर वो आया और वो आज पेमेंट नहीं हुआ तो कल वो ओवर ड्यू बिल में चला जाएगा। दूसरा यूसांस पीरियड है, मान लो 30 डेज का है यूसांस पीरियड, 1/1/2022 को हुआ था। ठीक है, तो 31/1/2020 तक आपको पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो ओवर ड्यू हो जाएगा। डायमंड डॉलर अकाउंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो प्रमोशन के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए भी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1920 जो है 2009 टू 2014, 2009 टू 2014 ये कहता है कि फर्म्स कंपनीज डीलिंग इन परचेज सेल ऑफ रफ एंड कट पॉलिश डायमंड्स। अब समझ आया, डायमंड्स याद कर लो, डायमंड अकाउंट है। ठीक है, बस ये पूछा जाएगा इसमें कि कितना टर्नओवर होना चाहिए एनुअल, तो एनुअल एवरेज उसका 3 करोड़ होना चाहिए। अगर कहीं अकाउंट है तो वो
स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पढ़ लेना। क्या? 180 डेज के अंदर अगर शिपमेंट के एक्सपोर्ट बिल्स 180 डेज के अंदर आते हैं, आने चाहिए। ठीक है। दूसरा, in case of borrower is eligible to draw proceeds exceeding 180 days as per extent of FED, credit under EBR may be provided beyond 180 days. 180 days के बाहर भी हो सकता है अगर borrower is eligible to draw the bills under USANS. Banks banks are permitted to extend export bill realization priority प्राप्त एशियन क्लियरिंग यूनियन, एसीयू कंट्रीज से याद कर लो। एसीयू को बोलते हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन। और इंडिया भी है उसमें, ठीक है, बांग्लादेश भी है, ये सब मिल करके, नेपाल भी है। इनका जो क्लियरिंग यूनियन है ये है, इसके $1 के इक्विन 1 एशियन एसीयू डॉलर बोल लो इसे, वैसा इसका मनी वैल्यू रखा गया है। ये सिंबॉलिक है, इसका कोई करेंसी नोट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट इट इज ए सिंबॉलिक फॉर्म। और ये डॉलर इक्विवेलेंट मान के ये लोग, ये कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, इसको कहते हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन। ऑपरेशनल कन्यू ये पढ़ लेना, ये कोई जरूरी नहीं है ये पॉइंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर कोई स्केल 3 to 4 का दे रहा हो तो आप वो पढ़ लेना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। गोल्ड कार्ड स्कीम इम्पोर्टेंट है, अगर प्रमोशन वाले हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब गोल्ड कार्ड स्कीम कौन लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कंसल्टेशन विद आरबीआई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 3-4 में एक गोल्ड कार्ड स्कीम वुड बी वर्कड आउट आरबीआई फ्रॉम क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एनी इजली अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट। मतलब उसका मतलब ये है कि आरबीआई ने ये फाइनल किया, इसलिए ये 2003-4 में ही फाइनल हुआ था कि ये गोल्ड कार्ड स्कीम लाएंगे। वो किसके लिए है? क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स। क्रेडिट वर्दी मतलब वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका बिल टाइमली रियलाइज होता है, उसका कोई भी बिल ओवर ड्यू नहीं जाता है, ज्यादातर बिल राइट ऑफ में नहीं जाते हैं, उनकी बिल ऑफ एंट्री मैच होती है, उनकी बिल ऑफ एंट्री पेंडिंग नहीं रहती है, ये सब क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स कहे जाते हैं। बहुत सारे टर्म्स देखो इसमें ऐसे हैं, अगर आप फॉरेक्स आगे मैं बताऊंगा उसमें समझ में आएगा, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, गोल्ड कार्ड स्कीम। ठीक है। स्कीम ये पढ़ लो कहाँ पे नहीं लगे। विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्टर्स ईसीजीसी हैविंग बिल्स इन एक्सेस 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर टर्नओवर। प्रीवियस ईयर टर्नओवर अगर 100 करोड़ था और इसका 10% हो गया 10 करोड़, तो अगर 10 करोड़ से ज्यादा का बिल आउटस्टैंडिंग है उनका, ओवर ड्यू है, तो उनको गोल्ड कार्ड स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका ये पीडीएफ टेलीग्राम में ग्रुप में शेयर्ड है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। अच्छा, दूसरा ये चीज जान लो, आपको पढ़ना कैसे, आप इतना चीज तो याद नहीं कर पाओगे ना, कभी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एक सिंगल पीडीएफ आप पूरे टाइम नहीं याद कर पाओगे, इवन इफ यू इट विल टेक 5 मंथ्स 4 मंथ्स। तो आपको क्या करना है, वन गो में पूरा पढ़ना है। ये वीडियो देख लो, उसके साथ पढ़ लेना, उसके साथ आप पढ़ते चलो, या तो जब वीडियो देख रहे हो उस समय पीडीएफ निकाल लो, उसी के साथ पढ़ते चले जाओ। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको वहां पे टिक कर लो और अपने मन से पढ़ो। ठीक है। जस्ट यू डोंट नीड, एग्जाम में जब ही आता है ना ऑप्शन, तो अपने आप आपको पता चल जाता है कि ये चीजें, हाँ ये वाला पढ़ा हुआ था, वो पता चल जाता है। और डोंट वरी दैट कि याद नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। There are a number of facilities under Gold Card scheme, but those are not of much relevance for exam. Okay, ठीक है। That was the very small session. Hope you enjoyed it. और भी अगर कोई सेशन किसी चीज पे स्पेशली चाहिए तो वो आप कमेंट करो, आई विल इंश्योर दैट। और दूसरा कि अगर मैं रात में इतने टाइम जग करके आपके लिए स्टडी मटेरियल वीडियो बना सकता हूँ, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप रात, आज तो कम से कम सैटरडे को तो रात भर पढ़ लिया करो ना, और संडे को आराम से दिन भर सो। और सेकंड सैटरडे संडे है तो आप फ्राइडे को रात भर पढ़ लो आराम से। खाना कम खाओ, खाना मत खाओ जब तक पढ़ रहे हो, या 2-3 बजे के राउंड खाओ, जिससे कि 4 बजे तक सो जाओ। बहुत मेहनत करना पड़ता है एग्जाम के लिए, इजीली नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे ना, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, सिलेक्शन भी सस्पिशियस रहेगा, सस्पिशन में।
और जो भी टाइम तुम्हें आराम करना चाहिए, चल 2 घंटे आराम करना, लेकिन तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपने बॉडी को भी थोड़ा डैमेज कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? जीरो। इसलिए ज्यादा पढ़ाई करो ताकि सिलेक्शन श्योर हो जाए, तो आगे थोड़ा रिलैक्स करके अपने बॉडी, ये रोबोट नहीं है ना, वी आर नॉट रोबोट्स, हम इससे ओवर, बॉडी से ओवर काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है। सबको दौड़ने पे अटैक आ रहा है, जिम में अटैक आ रहा, पढ़ रहे हो ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना कर रहे हो। आप अगर जिम जाते हो तो वहां पे उतना ज्यादा मत करो, थकने से कुछ नहीं होता, आप बॉडी को मेंटेन करो, फिट करो, बस। दैट्स थिंग कि आप पढ़ाई करो तो उतना करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो ये 2-4 घंटे 2-4 घंटे एवरी टाइम आप पढ़ते रहोगे और अल्टीमेटली यू 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 विल लैंड इनटू डार्कनेस। आपको फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत कोचिंग वाले बहुत सब बताएंगे, ठीक है, अच्छा, ये कोचिंग वाला अभी देखो क्या बता रहा है, जुम्बी फर्म क्या होता है। ये कभी नहीं आएगा। क्यों पढ़ रहे हो? जो एग्जाम में आता है वो पढ़ो। अगर कहीं ऐसे चैनल पे आप पढ़ रहे हो जहां पर ये बता रहा है कि ये क्या होता है, तो तुम सीधे सीधे बीकॉम की बुक्स उठाओ, एमकॉम की बुक्स उठाओ, सीए की बुक्स उठाओ, पढ़ो, नॉलेज लो, ज्ञान लेते रहो, सिलेक्शन मत लो। सिलेक्शन लेना है, सोचो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, जो नहीं इंपॉर्टेंट है मत पढ़ो, जो थोड़ा भी सस्पिशन है कि नहीं आएगा बिल्कुल मत पढ़ो, अगर आ भी गया तो इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज यू वेरी मच। बट अगर इरिलीवेंट थिंग्स बहुत ज्यादा पढ़ लिया और एग्जाम में कुछ नहीं आया, तो आप आने वाले एग्जाम्स के लिए भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इससे बचना है। ठीक। फ्रस्ट्रेशन से बचो। ज्ञान पे मत जाओ ज्यादा, ज्ञान तो हम देते रहेंगे, ज्ञान जब जिसको ज्ञान चाहिए वो बता दे, हम अलग से वीडियो डालेंगे, वो अपना ज्ञान लेता रहे। ठीक है, बैलेंस शीट एनालिसिस डाल देता हूँ, कैसे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग डाल देता हूँ, कैसे लोन देते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन। लेकिन ये क्या लोन देने वाला प्रोसीजर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों पढ़ रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम ये है, कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि वो चीजें बताओ कि एग्जैक्ट पेपर आउट हो जाए कि हाँ यही चीज है, ऐसा ही पेपर, नहीं नहीं। हमारा काम है गाइडेंस देना कि आपको ये चीजें पता रहे हैं और इससे रिलेटेड ही चीज पढ़ना, इसके आगे पीछे का मत पढ़ना। नहीं आए क्योंकि टाइम नहीं है, आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। हाँ, उसमें बैंकिंग का पूरा पोथी पत्र लेके बड़ा सा बैठ गए हो तो कैसे होगा सिलेक्शन? ठीक है, सिलेक्शन एक पाथ है। ठीक है। अब ये है कि आप सिलेक्शन वाला पाथ लेते हो या आप ऐसे वाला पाथ लेते हो। ऐसे वाले पाथ में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एज भी खत्म हो जाएगा, मोराल भी खत्म हो जाएगा। सीधे ये वाला पाथ ले लो, एज भी बचा रहेगा और अच्छे टाइम में सेलेक्ट भी हो जाएगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो ना। ये घूम के चलने का नहीं है कि यहाँ भी खोज लें, अच्छा यहाँ बैंकिंग नॉलेज की एक चीज और पढ़ लिया, ये भी बैंकिंग, यहाँ भी बैंकिंग मिल गया, ऐसे ऐसे करते यहाँ पर है एग्जाम तुम्हारा। कब पहुंचोगे भाई यहाँ पे? ऐसे ऐसे स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। और हो सकता है वो यहाँ पे भी हो, तुम्हें यहाँ से घूम के आना पड़े ऐसे। और जो स्ट्रेट जा रहा है वो यहीं से रेड कर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो वो वन टाइम देते हैं, इवन मैं तो आज तक जितने एग्जाम दिया मुझे तो सेकंड टाइम देना ही नहीं पड़ा, फाइनली हो गया, और कोई कोचिंग भी नहीं किया। तो एनालाइज करो, पेपर्स को एनालाइज करना सीखो ना, बस। डेविएट मत हो, क्या किसी के डर में मत जाओ, पीपल आर मेकिंग बहुत डरा रहे हैं कि ये आएगा वो, कुछ नहीं आएगा, सिंपल सी चीजें हैं, फैक्ट्स है, एवरी ईयर वैसा ही पूछेगा, अगर वो नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं पूछेगा। वैसा पढ़ो। ओके, एंजॉय योर स्टडी, एंड इफ यू लाइक दिस, the motivation, the study with the channel, you like and subscribe it, and also comment what you need, we will prepare for it. And thank you for watching this, share it. Thanks a lot. Now I should stop this record.